हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं जो आपका डीएलएड 4 सेमेस्टर का शांति शिक्षा सब्जेक्ट हो जाता है। इसके पवन सीरीज के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को पढ़ेंगे जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलते हैं आज के सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवन में शांति की आवश्यकता का औचित्य स्थापन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2022 में आया हुआ है, इसलिए आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलते हैं आंसर की तरफ। जीवन में शांति की बहुत आवश्यकता है। व्यक्ति में ऐसी अभिवृत्तियों, मूल्यों, कौशलों का विकास किया जाना आवश्यक है जिससे वे शांति के प्रति सजग हो, उनकी आवश्यकता समझें, उनके अनुकूल आचरण करें और शांति की स्थापना में सहयोग दें। यानी कहने का मतलब ये है कि आज का जो जीवन है, जीवन कभी का भी हो, देखिए उसमें शांति की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। आप शांति से चाहें तो कितना भी बड़ा बवंडर हो, कितना भी बड़ा झगड़ा हो, आप उसको सुलझा सकते हैं। लेकिन अगर आपने अशांति से काम लिया, शांति से काम नहीं लिया, तो छोटी छोटी बातों पर भी बहुत बड़ी बड़ी बातें बन जाती हैं। इसलिए हमेशा जीवन में शांति की आवश्यकता को बना के रखें और शांत स्वभाव के बन के रहें। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नैतिक शिक्षा के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो नैतिक शिक्षा के उद्देश्य हो जाते हैं व्यवहार में ईमानदारी और सच्चाई, औचित्य का विचार, दूसरों का ध्यान रखना, बड़ों के प्रति आदर, दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति। यहाँ पे देखिए क्या है कि व्यवहार में ईमानदारी और सच्चाई। आप जब सच्चाई का रास्ता अपनाएंगे और ईमानदारी से चलेंगे तो हाँ, हालांकि आज का जो दौर है उसमें ये चीज़ें हैं कि जो ईमानदारी की तरफ चलता है या सच्चाई की तरफ चलता है तो लोग उसको बेवकूफ़ समझते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी समझे। जैसे आपने सच्चाई का रास्ता अपनाया, आप ईमानदारी पे चल रहे हैं, आपको वो बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन जो समझते हैं वो खुद ही बेवकूफ़ होते हैं, है ना। तो इसलिए ईमानदारी और सच्चाई पे चलना चाहिए। औचित्य का विचार हो जाता है दूसरों का ध्यान रखना। हमें दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि अपने फ़ायदे से फ़ायदा और दूसरों के बारे में हमें कुछ भी नहीं सोचना। लेकिन आज जैसा होता जा रहा है, जिस तरह से कहते नहीं कि वातावरण एक बन गया है कि अपने बारे में लोग सोच रहे हैं लेकिन दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि अपना भला तो जग भला, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि दूसरों का भी भला करें तो आपका भी भला होता है। बड़ों के प्रति आदर, तो बड़ों का आदर करना चाहिए। ये नहीं है कि कोई कमज़ोर है, वो हमसे बड़ा है तो हम उसके कमज़ोर है या ज़ोरदार हो, हमें तो बड़ों का आदर करना है। दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति, हमें दीन दुखियों की भी मदद करनी चाहिए और उनसे सहानुभूति भी करनी चाहिए, रखनी चाहिए। और जब भी वक्त पड़े तो उनकी हमें समय समय पर मदद भी करनी चाहिए। इस तरह से हो जाता है। और ये तो सभी चीज़ें, जो जितनी भी चीज़ें हैं, ये अपने जीवन में अगर आप उतारें, कोई भी हो, हम हो या आप हो, जो भी उतारें, तो जीवन एक अच्छा और शांतिमय व्यतीत होगा। शांति शिक्षा में मूल्य का क्या तात्पर्य है? तो शांति शिक्षा के मूल्य हैं सामुदायिक शांति में विश्वास, मानव प्रतिष्ठा का सम्मान, आंतरिक शांति योजना, अहिंसात्मक एवं तार्किक सोच, करुणाशीलता एवं किसी को हानि न पहुंचाना इत्यादि हो जाते हैं। मानव अधिकारों का अर्थ बताएं। किसी भी मनुष्य के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं सम्मान का अधिकार ही मानवाधिकार है। मानवाधिकार को मूलाधिकार, आधारभूत अधिकार, अंतर्निहित अधिकार तथा नैसर्गिक आधार भी कहा जाता है। ये सब क्या हो जाते हैं? मानव के अधिकार। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, मनुष्य क्या है? स्वतंत्र है। वो अपनी स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्र रहकर वर्क कर सकता है। उसमें ये नहीं है कि आप ये वर्क नहीं कर सकते, ये वर्क नहीं कर सकते, आप कहीं भी घूम सकते हैं, मतलब आपको स्वतंत्रता है। समानता तथा सम्मान का अधिकार, सभी को समान रहने का अधिकार है। वो ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, ऐसा कुछ भी नहीं। जात पात भेदभाव तो बिल्कुल भी नहीं। यानी समानता का, सम्मान का अधिकार और मानवाधिकार हो
जाता है। मानवाधिकार को मूलाधिकार भी कहा जाता है और आधारभूत अधिकार यानी अंतर्निहित अधिकार तथा नैसर्गिक आधार भी इसको कहा जाता है। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइबर बुलिंग से आप क्या समझते हैं? ये आपका 2022, 2019, 2016 यानी कि कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साइबर बुलिंग का अर्थ है किसी बच्चे या वयस्क को किसी अन्य बच्चे या वयस्क द्वारा इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग कर प्रताड़ित या मानसिक रूप से परेशान किया जाए। इसका मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है और यह उन्हें नकारात्मक बना देता है। यानी साइबर बुलिंग क्या हो जाता है कि इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग कर उसको मानसिक रूप से परेशान करना, ये हो जाता है। चरित्र का आशय स्पष्ट कीजिए। चरित्र व्यक्ति के जीवन उद्देश्यों, नैतिक मूल्यों एवं संकल्पों के कार्यान्वित करने के तरीकों को व्यक्त करता है। व्यक्ति के चरित्र में अच्छी आदतें, आदर्श, गुण, अभिवृत्तियों, योग्यताएं आदि शामिल रहती हैं जो उनके व्यवहार द्वारा स्पष्ट होती हैं। यानी चरित्र का आशय क्या हो जाता है कि जैसे देखिए, चरित्र का मतलब उसके नैतिक मूल्य होते हैं, है ना। व्यक्ति में जो अच्छी आदतें होती हैं उसी तो कहते हैं कि उच्च चरित्र का है ये, है ना। कोई भी बंदा उसमें अच्छी आदतें हो, आदर्श हो, गुण हो, योग्यताएं हो, ये सब क्या हो जाती हैं, ये चरित्र हो जाता है। अच्छे चरित्र की ये चीज़ें हो जाती हैं, यानी पहचान हो जाती है। जनसंचार माध्यम का अर्थ बताएं। तो जनसंचार के अंतर्गत सभी सूचना माध्यम, रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र और नियतकालीन पत्र पत्रिकाएं आती हैं। यानी जनसंचार का मतलब क्या होता है कि जिससे हमें चीज़ें, यानी हम जिससे जुड़े हैं, जो चीज़ें हमें सूचना दे रही हैं, जैसे क्या हो जाता है, रेडियो हो जाता है। रेडियो से हम शिक्षा भी ग्रहण करते हैं, हमें खबरें भी मिलती हैं। दूरदर्शन हो जाता है, इससे भी हमें शिक्षाप्रद चीज़ें मिलती हैं और हमें न्यूज़ भी मिलती हैं कि क्या चल रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है ना। समाचार पत्र भी इसी तरह से हो जाते हैं, पत्र पत्रिकाएँ भी आती हैं, यानी जनसंचार माध्यम ये हो जाता है। स्थित प्रज्ञ क्या है? तो दुख भोगते हुए भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और ना ही जो सुख की लालसा रखते हैं तथा जिसके हृदय में क्रोध, मोह, भय आदि विकारों के लिए कोई स्थान नहीं होता, वह मनुष्य स्थित प्रज्ञ है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये हो जाता है कि जो मनुष्य इस तरह से जी रहा है, जिसको किसी चीज़ की चिंता नहीं है, यानी उसने क्रोध को त्याग दिया, मोह को त्याग दिया, इन सब चीज़ों के बारे में उसको वो सोच ही नहीं रहा है ना, और उसके हृदय में प्रेम है सिर्फ, तो वो क्या हो जाता, वो मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो जाता है। उसे सुख की लालसा नहीं है कि सुख आए या दुख आए, जैसा भी है। कहते ईश्वर ने जैसा दिया है, अगर हमें सुख भोगने के लिए दिया है तो हमें सुख मिल रहा है, दुख भोगने के लिए मिल रहा है तो हमें, ऐसे किसी भी मनुष्य में ये चीज़ नहीं है कि मनुष्य हमको दुख दे सकता है, नहीं दे सकता है। अगर ऊपर वाला ना चाहे तो किसी की इतने बस की बात नहीं है जो हमें दुख दे दे, है ना। तो जो ये सब चीज़ों को नहीं सोचते हैं, जो क्रोध नहीं रखते हैं, किसी चीज़ की लालसा नहीं रखते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें, हालांकि हमें आज के जीवन को जीने के लिए चीज़ों को तो जुटाना पड़ता है और जो चीज़ों को जुटा लेता है वही मनुष्य जी पाता है। लेकिन इतनी भी लालसा नहीं रखनी है कि हमें दूसरों को मार के, दूसरों को दुख दे के हमें आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं है। अपनी लाइन खुद से खींचनी है, उस लाइन को बड़ा बनाना है, ना कि हमें किसी दूसरे की लाइन को छोटा कर अपनी लाइन को बड़ा करना है। नहीं, वो जितनी लाइन में है उसको उतनी लाइन में रहने दे, लेकिन अपनी लाइन को बड़ा करें। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है। तो जहाँ पे क्रोध, मोह, भय ये सब नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है, मनुष्य स्थित प्रज्ञ है। यानी इसका मतलब ये हो जाता है। बहिरंग योग कौन कौन से बताएं? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार योग के बहिरंग यानी बाहरी साधन हो जाते हैं। अंतरंग योग किसे कहते हैं? तो धारणा, ध्यान और समाधि योग के अंतरंग आंतरिक साधन माने गए हैं। ये आपका 2021 में आया हुआ है। अनुच्छेद 325 संबंधित है। अनुच्छेद 325 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के शासन में भाग लेने का अधिकार है। इसी के अंतर्गत लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव में प्रत्येक नागरिक भाग लेता है, यानी अनुच्छेद 325 के अनुसार। केंद्रीयकरण विधि क्या है?
तो केंद्रीयकरण विधि में मन की एकाग्र व केंद्रित करना पड़ता है, जिसमें मन की चंचलता दूर हो जाए। विवेकानंद कहते हैं कि मुझे फिर से शिक्षा ग्रहण करनी पड़े तो मैं तथ्यों का अध्ययन ना करूं। प्रभावी शांति निर्माता बनाने हेतु विद्यार्थियों में कौन कौन से व्यक्तित्व कौशल विकसित किया जाना चाहिए। यानी शांति के लिए व्यक्ति में कुछ विशिष्ट कौशल होने चाहिए, इन्हें शांति कौशल कहा जा सकता है। शांति निर्माता बनाने हेतु विद्यार्थियों में अग्र कौशल विकसित किए जाने चाहिए। क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ भी क्वेश्चन नहीं, इसी में ये आपका हो जाता है। फर्स्ट नंबर पर हो जाता है संचार का कौशल, समस्या समाधान का कौशल हो जाता है, मध्यस्थता करने का कौशल हो जाता है, तदनुभूति, समूह कार्य एवं सहयोग, वकालत हो जाती है, आंतरिक नियंत्रण के क्षेत्र को बढ़ाने का कौशल हो जाता है, तनाव प्रबंधन का कौशल हो जाता है। चरित्र का निर्माण करने वाले किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए। चरित्र निर्माण करने वाले कारक हो जाते हैं परिवार के सदस्यों का आचरण, टेलीविजन, रेडियो आदि के कार्यक्रमों पर चर्चा, पुरस्कार एवं दंड, विद्यालय का सहयोग। यानी जो चरित्र का निर्माण होता है वो सबसे पहला अगर किसी पे होता है तो परिवार के सदस्यों के आचरण पर होता है। देखिए, इसमें हम थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले किसके संपर्क में आता है? अपने परिवार वालों के। लेकिन सबसे पहले परिवार में भी किसके संपर्क में आता है? अपने माता के संपर्क में आता है। तो जैसे माता आचरण करती है, जैसा बच्चा माता को देखता है उसी तरह से सीखता है। उसको किसी ने नहीं सिखाया कि पानी को आप पानी कहें या पानी को आप मम्मा कहें, लेकिन जैसे माता को वो सुनता है कि ये पानी है, इसको पिया जाता है, तो बच्चा भी वो समझ जाता है कि ये पानी है, इसको पीना है। ठीक है ना। तो ऐसे हर चीज होती है, जितनी भी चीजें होती है, सबसे ज्यादा बच्चा अपनी माँ के संपर्क में रहता है, तो माँ से ही उसका सबसे पहले चरित्र का निर्माण होता है। फिर वो अपने पिता के संपर्क में आता है, अपने घर में और भी जो बड़े हैं उनके संपर्क में आता है, फिर पड़ोसियों के संपर्क में आता है, फिर विद्यालय जाता है। लेकिन सबसे पहले उस पे जिस पे अमिट छाप पड़ती है तो वो अपनी माता की और अपने परिवार वालों की। तो अगर उनका चरित्र निर्माण, अगर जैसा वो बच्चों की परवरिश करेंगे, जिस तरह से माहौल में रखेंगे, बच्चों का चरित्र निर्माण उसी तरह से होता है। अब आ जाए टेलीविजन, रेडियो आदि के कार्यक्रमों पर चर्चा। तो जिस तरह से आप बच्चों को, जैसे आप प्रोग्राम, जैसे कि ऐसा नहीं है कि टेलीविजन पे सब चीज़ें ऐसी आती है जिससे बच्चे शिक्षा ना प्राप्त कर पाए, ऐसी भी चीज़ें आती है जिससे आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। कहते हैं 99 चीज़ें, जैसे 100 में 99 चीज़ें शिक्षाप्रद होती है, लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है जिससे बच्चे बिगड़ सकते हैं। लेकिन क्या मतलब एक ही चीज़, वही चीज़ बच्चों को दिखाई जाए, 99 चीज़ों पे आप फोकस करें तो ज़्यादातर चीज़ें क्या होती हैं? शिक्षाप्रद होती हैं। तो उस पर ध्यान देना। पुरस्कार एवं दंड, जैसे कहीं पे बच्चे ने कुछ अच्छा किया तो क्या है, उसको पुरस्कार दें, शाबाशी दें, है ना। और दंड ये नहीं कि उसको मारे पीटे, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन उसको इतना ज़रूर कहें कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो देखिए आप पे डांट पड़ सकती है। इस तरह से जब आप बच्चों को कहेंगे, बच्चों को अच्छे, पहली बात डांटने का तो कोई हिसाब ही नहीं होता है। जब आप बच्चों के साथ अच्छे से पेश आएंगे, अच्छे वातावरण में उन्हें रखेंगे, तो बच्चों में गलतियां करने की संभावनाएं कम हो जाती है। वो जानते हैं कि इस तरह नहीं किया जाता। बच्चे क्या होते हैं? बच्चे तो सीखते हैं, जैसा बड़े करते हैं वैसा बच्चे करते हैं। तो हम बच्चों के सामने ऐसा करें ही क्यों जो बच्चे इस तरह से चीज़ें, गलत चीज़ें सीखें, है ना। तो ये हो जाता है। तो चरित्र निर्माण में क्या है? सबसे पहले अगर किसी का होता है तो परिवार के सदस्यों का आचरण, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। उसके बाद चलते हैं एसडीजे का पूरा नाम, एसडीजी का पूरा नाम लिखिए। तो आपका हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है एसडीजी का पूरा नाम हो जाता है सस्टेनेबल डेवलप्ड गोल, यानी सतत विकास के लक्ष्य ये हो जाता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। शांति शिक्षा से आप क्या समझते हैं? शांति शिक्षा से आशय उस शिक्षा से जो व्यक्ति की शांति से सहज प्रवृत्ति को विकसित कर बाहर की ओर प्रकट करे। इसका तात्पर्य है कि शांति से संबंधित व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों को उसके कार्य, व्यवहार या आचरण में लाना हो जाता है। व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए उसका अर्थ समझाएं तो व्यक्ति की अवधारणा, यानी व्यक्तित्व की अवधारणा को स्पष्टता की दृष्टि से G.W. आलपोर्ट द्वारा दी गई
परिभाषा को विस्तृत या महत्वपूर्ण माना जाता है। इनके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का वह गतिशील संगठन है जो पर्यावरण के प्रति उनके अनूठे समायोजन का स्वरूप निर्धारित करता है। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है अवांछित व्यवहार में सुधार हेतु शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली सकारात्मक रणनीतियां कौन कौन सी है। शिक्षक की रणनीतियां: कक्षा का प्रबंध, कक्षा नियमों की स्पष्टता और उनका पालन, नियमों का संशोधन, कक्षा समुदाय का सदस्य, कक्षा परिस्थिति पर कुछ नियंत्रण, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कार्यक्रम, अभिभावक का सहयोग और पुरस्कार, ये सब चीजें हो जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्यक्तित्व के 5 गुण कौन कौन से हैं। तो तूपस व क्रिस्टल गोल्डवर्ड, कोस्टा एवं मैक्रे होगान आदि मनोवैज्ञानिकों के शोधों के आधार पर यह स्वीकार किया जाने लगा कि व्यक्तित्व के 5 गुण हैं जो निम्नवत हैं। खुलापन हो जाता है, चैतन्यता हो जाती है, बहिर्मुखता हो जाती है, सहमतिजन्यता हो जाती है और स्नायु विकृति हो जाती है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको बहुत अच्छे से रट लीजिएगा क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी बनते हैं, जैसे आपके बहुविकल्पीय टाइप और अतिलघु उत्तरीय टाइप। उसमें एक चीज पूछ लिया जाता है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं तो कौन सा है, तो इसमें खुलापन, अगर इसका ऑप्शन दिए तो खुलापन पे आप टिक करेंगे। चैतन्यता है और 3 ऑप्शन और दिए हुए हैं तो चैतन्यता, यानी कि आपको ये 5 याद करने हैं और बहुत अच्छे से याद करने हैं, ठीक है ना। खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता और सहमतिजन्यता और स्नायु विकृति ये हो जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं। देश में जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि का प्रभाव होना, देश की भौगोलिक विविधता और असमान सामाजिक आर्थिक विकास, सभी का एक समान गुणवत्ता वाली शिक्षा की सुविधा का न मिलना, प्रौढ़ शिक्षा की समस्या, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार या समान विकास को प्रभावित करता है, व्यक्ति की व्यक्तिगत राजनीतिक एवं आर्थिक महत्वाकांक्षा, कतिपय विशिष्ट समूहों, नक्सलवादी एवं आतंकवादी की गतिविधियां, देश को कमजोर रखने की इच्छा रखने वाले विरोधियों के कार्यकलाप, ये हो जाते हैं। यानी कि राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली ये बाधाएं हो जाती हैं। सबसे पहले क्या हो जाता है, देश में जातिवाद। यहाँ पे क्या है, जातिवाद मतलब ये होता है कि तुम इस जाति के हो, तुम इस जाति के हो। जात में देखिए क्या था, जात पात का जो ये भेदभाव होता है इसमें, तो इसमें क्या होता है, इसमें दंगे करवाए जाते हैं, जाति के नाम पे दंगे करवाए जाते हैं। और जो चीज़ बहुत ही गलत होती है, इसमें मार्ग में जो एकता है, जो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में ये बाधाएं हैं, संप्रदायवाद हो जाता है, क्षेत्रवाद हो जाता है, भाषावाद हो जाता है ना। तो ये सब क्या है, ये जो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में प्रमुख बाधाएं हो जाती हैं। तो इस तरह से चीज़ों को आप लोग समझें। और फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। अष्टांग योग से आप क्या समझते हैं, यानी क्या तात्पर्य। 2018 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 में भी आया हुआ क्वेश्चन हो जाता है। योग सूत्र में योग के 8 अंग बताए गए हैं। कितने अंग बताए गए हैं, तो 8 अंग बताए गए हैं, जो इस प्रकार है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, इसको मतलब याद ही कर लीजिएगा। इन्हें अष्टांग योग कहते हैं। इनमें से प्रथम 5 यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार योग के बाहरी साधन कहे गए हैं, जबकि धारणा, ध्यान और समाधि योग के अंतरंग साधन यानी आंतरिक साधन माने गए हैं। इस योग अंगों के अनुष्ठान में काम, क्रोध, भय, लोभ, अविद्या आदि भाव का नाश हो जाता है तथा व्यक्ति के अंतर्मन को शांति की प्राप्ति होती है। हिंसा के कौन कौन से प्रकार है, नामांकित करें। तो हिंसा के प्रकार निम्नलिखित हो जाते हैं: मौखिक हिंसा और मनोवैज्ञानिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, ढांचागत हिंसा, लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता, ये सब क्या हो जाते हैं, तो ये आपके हिंसा के प्रकार हो जाते हैं। क्योंकि मौखिक हिंसा भी तो होती है, लड़ाई झगड़ा, इस तरह से मनोवैज्ञानिक हिंसा भी हो जाती है, शारीरिक हिंसा भी हो जाती है, इस तरह से ये सभी हो जाते हैं। शांति शिक्षा में मूल का क्या तात्पर्य है, तो सामान्य रूप से कह सकते हैं कि मूल का तात्पर्य उन लक्ष्यों, विश्वासों, विचारों, सूक्ष्म तत्वों से है जो जीवन को सार्थक बनाने में सहयोग देते हैं। शांति शिक्षा में मूल्यों का विशेष महत्व है।
योग सूत्र के 8 अंग कौन कौन से हैं? तो योग सूत्र में बताए गए योग के 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ज्ञान, समाधि। ये 8 अंग हो जाते हैं, यानी योग सूत्र के 8 अंग हो जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब और किस उद्देश्य से हुआ? 12 अक्टूबर 1993 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया था। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता आदि मानवाधिकारों पर बल देना था। मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से संचार माध्यमों को सम्मिलित किया जाता है? तो मीडिया से तात्पर्य संचार के ऐसे माध्यम है जिसके द्वारा समाचार, मनोरंजन, शिक्षा, विभिन्न आंकड़ों अथवा विज्ञापनों का प्रसारण किया जाता है। इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, फैक्स तथा इंटरनेट आदि संचार माध्यमों को मुख्यतः सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन हो जाता है विद्यालय पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा क्यों आवश्यक है? पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा की आवश्यकता का कारण बालक में शांति से संबंधित अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों को उसके कार्य व्यवहार या आचरण में लाना है, जिससे वह दूसरों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहने और शांति मूल्यों का पोषण करने में समर्थ होगा। यानी देखिए कि विद्यालय में जो विद्यालय का पाठ्यक्रम है इसमें शांति शिक्षा क्यों आवश्यक है? इसीलिए कि बच्चे स्टार्टिंग से सीखें कि हमें अगर हमारे साथ कोई बुरा भी कर रहा है, बुरा व्यवहार भी कर रहा है, तब भी हमें शांति से काम लेना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। और कहते हैं कि एक खामोशी में 100 बलाएं टल जाती हैं। तो जब हम खामोश रहेंगे, कोई हमें कुछ कह रहा होगा तो हम 100 बलाओं को टाल देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो बच्चों को ये स्टार्टिंग से ही यानी उनके विद्यालय पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा होना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही ये आदत होनी चाहिए। आपके मतानुसार शांति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो शांति के प्रमुख घटक हो जाते अहिंसा, यानी झगड़ा ना करना, सत्याचरण, सहनशीलता, समानता, अनुकंपा, दयालुता, मित्रता, उदारता, खुलापन, आपसी समझ एवं बातचीत, सभी से प्रेम एवं प्रेम पूर्वक व्यवहार, पूर्वाग्रह से स्वतंत्रता, वैश्विक भाईचारे का दृष्टिकोण आदि हो जाता है। यानी झगड़ा ना करना, और कोई भी कुछ कह रहा है तो उसमें ज़्यादातर चीज़ों को सह लेना चाहिए। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कभी कभी क्या होता है, आप तो अपनी तरफ से बहुत सही हैं, बहुत ज़्यादा सही हैं, लेकिन दूसरे आपको नहीं जीने दे रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी चीज़ें सही नहीं जा सकती हैं कि आप क्या कर रहे हो तो शांति से आप काम ले रहे हो कि आपको अगर किसी ने कुछ 2 बातें सुना भी दी तो क्या हुआ कि कोई बात नहीं, छोड़ो हटाओ। लेकिन जो सामने वाला बंदा है वो समझ ही नहीं रहा है कि हमको आखिर इन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा। वो तो ये समझते हैं, जैसे कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, तो यही समझते हैं कि हमसे ये डर गया इसीलिए कुछ नहीं बोला। लेकिन वो समझता है तो समझने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो ये समझ रहा है बंदा कि हमसे ये डर के मारे नहीं बोल रहा है, लेकिन आप क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि आप में एजुकेशन है, आपने एजुकेशन ली है, आप जो है शांति का आपने पाठ पढ़ा है, इसलिए आपको पता है कि चीज़ों को सहना चाहिए। अगर कोई कुछ कह के चला भी जाता है तो हमें वो चीज़ सह लेनी चाहिए। फिर समानता, क्योंकि सभी में जब आप समानता करेंगे ना, तो जब सभी को समान समझेंगे तो ऊंच नीच ये सब होगा ही नहीं, तो इसमें शांति ही तो बनेगी। दयालुता, जब आप दयालु भाव रखेंगे तो इसमें क्या होगा, आपसे सभी लोग अच्छे से बात करेंगे। मित्रता का व्यवहार रखना, उदारता, यानी आप उदार हैं, किसी के साथ आप अच्छा कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा आप ले रहे हैं उनके साथ अच्छा करने का। और खुलापन, जैसे कोई बात है, अगर आपके दिल में है कोई बात तो आप उसको कह दो, उसको रख दो उस बात को। ये नहीं कि मन में वो बात रखो। मन में बात रखने से क्या होती है कि जैसे आपने कोई बात मन में रख ली तो इससे क्या होता है, और चीज़ें गहरी हो जाती हैं। लेकिन जब हम खुल के वो चीज़ बात कर लेंगे तो सारे झगड़े ही ख़त्म हो जाते हैं। आपसी समझ एवं बातचीत, क्योंकि बातचीत करने से बहुत सी चीज़ें सुलझ जाती हैं। सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार, पूर्वाग्रह में स्वतंत्रता, वैश्विक भाईचारे का दृष्टिकोण आदि हो जाते हैं। अहिंसा मूलक समाज की विशेषता लिखें। अहिंसा मूलक समाज की विशेषता उनके सदस्यों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन से स्पष्ट होती हैं। ऐसे समाज में अहिंसा, सत्याग्रह, संयमित आचरण,
क्षमाशीलता, प्रेम व सहानुभूति, संतोष, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, हिंसा एवं उपद्रव का अभाव आदि का महत्व होता है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है उन कारणों को बताइए जो किशोर अवस्था में हिंसा के रूप में होते हैं। तो किशोर अवस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि विकास अधिकतम होते हैं। फलस्वरूप किशोर में प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, काम संबंधी जीवन दर्शन आदि की आवश्यकताएं प्रबल हो जाती हैं। असंतोषजनक पारिवारिक संबंध, विद्यालय के कार्यों में पिछड़ापन, साथी संबंधों का अनुचित होना, संचार माध्यमों का अनुचित प्रभाव आदि किशोरों की आवश्यकताओं को पूरा करने में बाधक होते हैं। इससे किशोरों में हिंसात्मक व्यवहार दिखाई देता है। अब यहाँ पे क्या चीज है कि किशोर अवस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि विकास अधिकतम होता है। अब जो ये किशोर अवस्था, ये कैसी अवस्था है, इस पे बात कर लेते हैं। ये तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चा खुद नहीं समझ पाता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, बड़े हो रहे हैं या हम छोटे हैं। उसमें जो ये परिवर्तन होते हैं, अचानक से सारे परिवर्तन होते हैं, तो वो कुछ समझ ही नहीं पाता है। फलस्वरूप क्या होता है, किशोरों में प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, काम संबंधी जीवन दर्शन आदि की आवश्यकताएं प्रबल हो जाती हैं। अब ये सब जो ये हो जाता है, इनकी आवश्यकताएं ये क्या क्या प्रबल हो जाती हैं, क्योंकि जो इनमें चेंजिंग होती है, जो इनमें बदलाव होते हैं, वो ये नहीं समझ पाते ये आखिर बदलाव हो कैसे रहे। वो अपने आप को बड़ा समझे कि छोटा समझे। घर वाले कभी कहेंगे कि तुम बड़े हो गए हो, कभी कहेंगे कि तुम अभी छोटे हो। मतलब ये किशोर अवस्था ऐसी अवस्था। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो अपने दोस्तों के साथ रहना ज्यादा पसंद करता है, और जब बड़े कुछ कहते हैं तो उनको बुरा लगता है। ये अवस्था ही ऐसी होती है। 12 से 17 साल, 18 साल की एज ऐसी ही होती है। इसमें उनकी गलती नहीं होती है, बच्चों की गलती नहीं होती है, उनकी एज की बात होती है, क्योंकि ये किशोर अवस्था की अवस्था ही तूफान की अवस्था होती है। और इसमें विद्यालयों के कार्यों में पिछड़ापन। अब जैसे बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, कोई चीज़ नहीं, तो विद्यालय में क्या होता है कि जब बच्चे कोई आगे निकल जाते हैं, क्योंकि यही एक अवस्था ऐसी होती है कि जिसमें बच्चा चाहे तो आगे बढ़ सकता है, कुछ कर सकता है, और बच्चा चाहे तो वो गलत रास्ते पे भी जा सकता है। यही एक एज ऐसी होती है। और इसमें साथी संबंधों का अनुचित होना, संचार माध्यमों का अनुचित प्रभाव आदि किशोरों की आवश्यकताओं को पूरा करने में बाधक हो जाते हैं। और किशोर क्या हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, हिंसात्मक व्यवहार करने लगते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जब इस एज के बच्चे हों तो उनके जो बड़े हों तो उनको बच्चों के साथ बैठना चाहिए, टाइम देना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि इस एज में ऐसा है, लेकिन जो भी करो सोच समझ के करो, उनको समझाना चाहिए। ये चीज़ हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शांति शिक्षा से क्या अभिप्राय है। शांति शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों और दृष्टिकोण के पोषण पर बल देती है जो प्रकृति और मानव जगत के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं। यानी शांति शिक्षा क्या है, तो नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों और दृष्टिकोण के पोषण पर बल देती है जिससे शांति बनी रहे और कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी ना हो। अब इसमें देख लेते हैं शांति शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। तो मूल उद्देश्य क्या है, लोगों को हिंसा का मार्ग चुनने के बजाय शांति शिक्षा का मार्ग चुनने में सशक्त बनाना, ये हो जाता है। शांति शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, तो समुदाय में रहने की आवश्यकता हमारी मानवता के लिए बुनियादी आधार है। इसलिए दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्वक जीने का कौशल विकसित करना शिक्षा के मूल में निहित है। यानी क्या है कि जो मानव है, जो मनुष्य है, वो कैसा प्राणी है, तो सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। बिना समाज में रहे वो कैसे जीवन जी सकता है, क्योंकि उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो समाज से ही पूरी होती है। कहते नहीं, एक सर्किल होता है, सभी लोग एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जो ये सर्किल है कि किसी को कोई वर्क आ रहा है, किसी को कोई वर्क आ रहा है, किसी की कोई आवश्यकता है, किसी की कोई आवश्यकता है, तो सभी एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम क्या करेंगे, जब हम अच्छे ढंग से रहेंगे, शांति बना के रखेंगे, तो हमारी सभी लोग मदद करेंगे। लेकिन जब हम सभी में कमियां निकालेंगे, सभी में दोष निकालेंगे और हम शांति से नहीं रहेंगे, हमें जो भी इंसान दिख रहा है उसमें हमने बुराइयां निकाल ली, कमियां निकाल ली, तो क्या होगा, हमारी कौन मदद करेगा, कोई मदद नहीं करेगा। तो इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। यानी कि समुदाय में रहने की आवश्यकता क्या है, मानवता के लिए बुनियादी आधार है। यानी
यानी वो सामाजिक प्राणी है और समाज में ही रहता है, और समाज में रहना है तो सभी चीज़ों को कहते नहीं कि रहना है तो सहना है, तो हमको सहना भी रहता है। ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं और अकेले ही ज़िंदगी जी लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसलिए दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्वक जीने का कौशल विकसित करना शिक्षा के लिए मूल निहित है। यानी हम क्या कर सकते हैं, यानी हमको क्या करना चाहिए, तो सामंजस्यपूर्वक जीने का कौशल विकसित करना चाहिए। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं पर कोई डाउट है और कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करने लगें, क्योंकि एग्ज़ाम में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू।